नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम बिहार पुलिस के लिए साइंस का जो टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर क्या देखने वाले हैं? 27। यानी कि सर, इससे पहले क्या 26 करा दिया है आपने? तो जी हाँ, बना हुआ है बिहार पुलिस साइंस टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट, वहां जाकर के देखिएगा। 26 टेस्ट आपको दे चुका हूं। आज जो है वो 27 है, 26 प्लस 1 है ना। 27 नंबर का आज सेट है। तो वीडियो को देखें और क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा। आइए, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में देखिए, जैसा कि आपने परमाणु देखा तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन आपको बाहर चक्कर लगाता हुआ मिलेगा। तो नाभिक में पूछे तो क्या बताएंगे भैया कि सर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। बहुत कॉमन प्रश्न है, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चक्कर लगाता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें जो ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव में, इसमें नेगेटिव में होती है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछता है कि भैया इनमें से कौन सा धन आवेशित है, तो बताएंगे प्रोटॉन। कौन सा ऋण आवेशित है, तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन। और कौन सा न्यूट्रल या उदासीन है, तो बता देंगे आप न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो पहले का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम आते हैं सवाल संख्या 2 के ऊपर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? देखिए, वही क्वेश्चन आ गया ना, उसी को बस लैंग्वेज चेंज किया। आवेश रहित मतलब इसमें कोई आवेश ही नहीं है, न तो धन है न ऋण है ना। मैंने अभी आपको क्या बताया? इसमें बताया ना कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है यानी कि धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है यानी कि ऋण आवेश है, न्यूट्रॉन में कुछ नहीं है यानी कि आवेश रहित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? अगर आप समझ पाए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? न्यूट्रॉन। यह जो है आवेश रहित है। इलेक्ट्रॉन ऋण होता है और प्रोटॉन प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? क्लियर है। 2 क्वेश्चन आप एक में ही समझ गए आसानी से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? देखिए, उत्पन्न तो करती है सभी, लेकिन जो नहीं करती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान देना है आपको। न करने वाले की बात की जाए तो कैडमियम जो है, यह धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं उत्पन्न करती है। तो आंसर राइट हो जाएगा कैडमियम। ओके, चलिए सर आगे। बहुलक जो विशेषता, 1 मिनट, आइए। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि नॉनस्टिक जो बर्तन बनता है, नॉनस्टिक का मतलब ये मत समझ लीजिएगा गलत सलत, कुछ लोग गलत सलत बता दिए हैं, वो मत समझ लीजिएगा। नॉनस्टिक में होता है कि जो बर्तन है ना, इसमें अगर खाना वाना बनाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं। आप बाकी अन्य बर्तन में बनाते हैं तो देखिए, सब्जी डालिए तो सब्जी चिपक जाएगा, दाल डालिए तो दाल चिपक जाएगा। जब नॉनस्टिक बर्तन यूज करते हैं तो उसमें चिपकता नहीं है। तो नॉनस्टिक का मतलब ये होता है ना चिपकने वाला, कुछ और मत समझ लीजिएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है भैया? इसमें होता है टेफ्लॉन। जी हाँ, टेफ्लॉन होता है। इसी का प्रयोग किया जाता है जो नॉनस्टिक बर्तन बनाया जाता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन संख्या बी। ये बहुत बार पूछा गया है, ये वाला प्रश्न, नॉनस्टिक वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट से बताऊं। तो राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। देखिए, जरा सा आप समझने की अगर कोशिश करें, मैं अगर इधर कर दूं तो जरा सा समझने की कोशिश करिएगा। आइए, जैसे देखिए, ये समतल है, ये भैया क्या है? धरातल है जहां हम लोग रह रहे हैं। क्लियर? और ये मान के चलिए कि क्या है भैया? पहाड़ है, पहाड़ है। क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, ये बताइए, वायुमंडल में तो बहुत सारे वायु हैं, ढेर सारे, है ना। तो एक व्यक्ति यहां खड़ा है, मान के चलिए कि आप यहां खड़े हैं, ठीक। तो आपके ऊपर तो इतना ढेर सारे वायु का प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये सारी वायु का प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है। हाँ सर, लग रहा है, ठीक। अब अगर आप ऊंचाई पर चले गए तो अब आपको प्रेशर इतने ही वायु का लग रहा है ना।
ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है ना कि वायु का दाब कम जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा और ऊंचा चलते जाएंगे और ऊंचा चलते जाएंगे, तो वायुमंडल की एक सीमा होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो एकदम धीरे 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 कमते जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे आपने यहां था तो आपको ढेर सारा प्रेशर लगा, अगर आप ऊपर चले गए तो ऊपर वायु दाब कम रहा है, प्रेशर कम रहा है, तो भाई प्रेशर कम रहा है तो कम प्रेशर लगेगा। बिल्कुल समझ गया सर। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब वायु दाब कम जाता है, प्रेशर कम जाता है, जल का भी वही हाल होता है। जल को अगर प्रेशर कम जाता है तो वो पहले ही उबलने लगता है। जैसे आपको ही, आप पर अगर कोई बहुत ज्यादा दबाव है तो आप एकदम शांत रहेंगे, कहेंगे अरे यार बहुत प्रेशर में है। आप पर दबाव कम जाएगा तो आप भी उछलने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। जल के साथ भी वही होता है, इस पर दबाव कमता है तो यह कम तापमान पर ही उबलने लगता है। 100 डिग्री पर उबलना होता है इसको, ये पहले ही उबलने लगता है कि भाई हमारे ऊपर दाब अब नहीं है, हम पहले ही उछलने लगे या उबलने लगे। तो ऐसे करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम जाता है पहाड़ों पर, अतः जल का जो क्वथनांक है वह नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब कि 100 डिग्री पर उसका बॉइलिंग पॉइंट था, अब वो 100 से कम आ गया, यानी 95 आ गया, 96, 98, 90 जो भी हो वो आ गया है। तो यहां पर आपको समझना था। आइए, गन पाउडर किसका मिश्रण है? देखिए गन पाउडर पूछ रहा है, ये गन मेटल नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, नहीं गन मेटल कभी गड़बड़ा न जाए। गन पाउडर बनता है तो गन पाउडर बनेगा आपका, चारकोल तो होगा ही उसमें, चारकोल तो होगा ही सर, ठीक है चारकोल होगा, सल्फर भी होगा, तो चारकोल सल्फर, रेत नहीं होगा, चारकोल सल्फर और नाइट्रेट। राइट आंसर आप डी कर सकते हैं, गन पाउडर। एक होता है गन मेटल, गन मेटल होता है CuZn और टीन मिलाते हैं, है ना, ये बना देता है गन मेटल। तो गन मेटल होता है, ये गन पाउडर है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं करिएगा। निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? हरा पूछे तो बताएंगे कि हरा तो सर क्रोमियम ऑक्साइड से हो जाता है, खाली हरा पूछे तब। अब पूछे लाल, लाल हो जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड से, क्या हो जाएगा? लाल। चलिए लाल भी हो गया। आयरन ऑक्साइड अगर मिलाएंगे तो हो जाता है भूरा। अब इसको याद भी करना होगा तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। लाल होता है मैग्नीज से, तो आपको याद रखना है मैला। अब कहेंगे सर गंदी बात कर रहे हैं आप, तो देखिए मै से मैग्नीज और ला से लाल, तो अब आपको आसानी से याद रहेगा कि भैया मैला, बस क्लियर है। ये होता है भूरा आयरन से, तो आपको भुआ याद रखना है। भुआ आप लोग जानते होंगे, अगर बिहार के ही हैं तो जानते होंगे, भुआ एक छोटा छोटा रेंगने वाला कीड़ा होता है। तो भूरा आयरन, ऐसे करके बस ये दो याद रखिएगा, आपको तीसरा क्रोमियम हरा याद हो ही जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सी तरंग भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न होती है? जब भूकंप आता है तो पृथ्वी कंपन करता है तो एक वेव उत्पन्न होती है, वेव जनरेट होता है। उस वेव का नाम क्या है भैया? उसका नाम है इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव, देखिए इनमें इनका वो होता है, रेंज होता है 20 हर्ट्ज से नीचे, ठीक ना, 20 हर्ट्ज से नीचे, मतलब कि माइनस कर दे रहा हूं मैं, ये 20 से 20,000 ये होता है, 20 हर्ट्ज से ये वाला होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना। इसको हम लोग सुनते हैं, इसको हम लोग सुनते हैं, ठीक ना, श्रव्य तरंग है ये। अल्ट्रासोनिक है, ये 20,000 हर्ट्ज से, मतलब 20 के हर्ट्ज से ऊपर। ये वाला कम वाला है तो कम वाला उत्पन्न होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछता है भैया। चलिए, एक प्रश्न इससे रिलेटेड और पूछता है कि हम लोग सुन सकते हैं किसको? तो हमने क्या बताया, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको जरा देखिए एक बार, इसको मैं मिटा दूं, देखिएगा, इसको ऐसे लिख करके ऐसे लिख सकता है, 20 हर्ट्ज से ऐसे लिख सकता है इसको, 20,000 हर्ट्ज। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसी को अगर घुमा देता है ना, ऐसे लिख देता है 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज लिख देगा ऐसे, या के लिख देगा, 20 के हर्ट्ज लिख देगा, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो गलत है, के मतलब 1000 ना, के मतलब 1000। तो राइट आंसर ये हो सकता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा,
यहां पर फिलहाल इंफ्रासोनिक आंसर होने वाला है। आइए, ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी पिच उतना ही क्या होगा, तो आवृत्ति पर ही निर्भर करता है पिच। आवृत्ति अगर अधिक है तो पिच भी यानी तारतम्य भी जो है वह अधिक ही होगा, वह भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा। ध्वनि के बारे में जान लीजिए कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है ना, ठोस में सर्वाधिक चलती है, ये आपको ध्यान देना है। आइए, विजुअल रेडिएशन दृश्य विकिरण है ना, विजुअल रेडिएशन यानी कि दृश्य विकिरण, दृश्य मतलब जो दिख सकता है, मतलब हम लोग जिसकी वजह से देख लेते हैं, तो खोज करता है न्यूटन। किसने, न्यूटन। और रोंटगन किसकी खोज की थी, तो एक्स किरणें की खोज की थी, एक्स किरणें की। रीटर ने की थी परावैगनी किरण की, रीटर ने किसकी की थी, परावैगनी किरण की। और परावैगनी और गामा किरण की खोज की थी, गामा की खोज की थी बैकुरल ने। तो तीनों याद रखिएगा, गामा, बैकुरल, एक्स किरण, रोंटगन। डब्ल्यू के बाद एक्स आता है ना, एबीसीडी आप लोग पढ़े होंगे, तो TUVWX, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू रोंटगन इसका नाम है, और एक्स किरण की खोज करा है इन्होंने। जोहान रीटर ने, तो रीटर ने परावैगनी किरण की, न्यूटन ने तो दृश्य विकिरण यानी कि विजुअल रेडिएशन की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया है। आइए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश के दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, जैसे ये है क्या, वायु है, प्रकाश की किरण यहां से चली है, ठीक, वायु है। अब इसको मिल गया है यहां पर कांच, तो कांच मिलेगा तो प्रकाश की जो चाल है वो कम जाएगी और ये मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ जाएगी। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, जैसे इधर क्या है भैया, तो सर इधर तो वायु है सर, इधर सर वायु है, और ये वाला ये मोटा सा ये है ना, ये है क्या, कांच है सर, ये तो कांच बता रहे हैं आप, कांच, ठीक ना। वायु से अगर कांच में जाती है तो स्पीड धीमी हो जाएगी प्रकाश की चाल की ना। अब इस स्थिति को क्या कहते हैं, क्या अपवर्तन कह सकते हैं, क्या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, TIR कह सकते हैं, प्रकाश का विवर्तन कह सकते हैं, विवर्तन है ना, प्रकाश का ध्रुवीकरण कह सकते हैं। तो नहीं, हम कहेंगे अपवर्तन। जब टकरा के लौट जाता, देखिए जैसे यहां पर अगर कांच के जगह यहां पर अगर शीशा रहता, मिरर रहता, मिरर हो जाता, अब प्रकाश जाती और लौट जाता, तो ये होता परावर्तन। बट जा रही है, दिशा बदली है, यह होता है अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है बाद में आपको समझा देंगे, जो मरीचिका बनता है उसकी स्थिति होती है। जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है, देखिए दो तरह का प्रश्न बनता है, कार्य करता है और दिखाई देता है। दिखेगा उत्तल लेंस की तरह, दिखेगा उत्तल लेंस की तरह, व्यवहार करेगा अवतल लेंस की तरह। तो प्रश्न को पढ़ना है, कार्य करता है तो सर कार्य तो अवतल की तरह करेगा, दिखेगा कैसा, दिखेगा सर उत्तल की तरह। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आइए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति, मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो जो बीमारी है, जैसे निकट दृष्टि दोष है इनमें, तो निकट वाला इनको दिखेगा, दोष है बट निकट का देख लेंगे, ये दूर का ये नहीं देख पाएंगे। निकट दृष्टि में निकट का ही दिखता है, दूर का स्पष्ट नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु देख नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि भैया फोकस दूरी इसकी घट जाती है। देखिए अगर फोकस दूरी कम जाएगी, फोकस दूरी अगर कम जाएगी तो ये निकट की ही चीजों को नहीं देख पाएगा, फोकस दूरी कम जाएगी तो ये निकट की चीजों को नहीं देख पाएगा। फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और जब फोकस दूरी बढ़ जाता है तो ये दूर की चीजों को नहीं देख पाता है। तो यही आंसर होगा कि भैया बी बिल्कुल राइट आंसर। आइए, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसको इमर्सन फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इमर्सन फ्रीजिंग कहते हैं। आइए, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आइए, प्रदीप्ति लैंप या प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्बों में होता है
तो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। आइए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल शामिल कब होगा? कोई चीज चल रहा है, जैसे ये हवा चल रहा है, तो हवा में अगर कोई चीज आप फेंकते हैं तो वो हवा से टकरा करके गर्म हो जाता है, यानी कि गतिज ऊर्जा रहेगी। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदल रहा है, तो वो घर्षण का काम हो रहा है। जैसे देखिए, आसमान से देखते हैं कि कोई सैटेलाइट वगैरह गिरते रहता है, तो जैसे ही वायुमंडल में आता है तो वो जल जाता है। क्यों? क्योंकि वायु के संपर्क में आने से वो घर्षण होते होते इतनी ज्यादा ऊर्जा उसमें हो जाती है ना कि वो जल उठता है। तो ये गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा वाला होगा राइट आंसर। आइए, वॉशिंग मशीन कार्य करता है। वॉशिंग मशीन कार्य करता है अपकेंद्रण सिद्धांत। तो मैं एक बार बताया था, वॉशिंग मशीन में आप क्या धुलते हैं? तो सर हम तो धुलते हैं कपड़ा। ठीक है सर, अब याद कैसे करेंगे? कपड़ा ये कार्य करता है अपकेंद्रण के कार्य पर या अपकेंद्रीय बल के कार्य पर, है ना। तो देखिए, कपड़ा में भी कप है और अपकेंद्रीय में अप है, तो कप को अप से रिलेट करके याद करें। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, दो ही जगह कंफ्यूजन होता है। बस आपको कप और अप याद रखना है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण होता है गर्म स्थलीय विकिरण के द्वारा, लेकिन विकिरण तो सब में है। अब दीर्घ तरंग पर आप चलेंगे, दीर्घ तरंग के स्थलीय विकिरण से होता है, तो राइट आंसर इसका भी ए हो जाएगा। आइए, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक में क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये अलग नहीं होता है, ये अलग नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या उसका अलग होता है। प्रोटॉन समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यही समस्थानिक हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आइए, इनमें से किसने निश्चित अनुपात का नियम? तो प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था निश्चित अनुपात का नियम। यह किसने प्रतिपादित किया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह परमाणु का मॉडल जो दिया था, यह कणाद ने दिया था। किसने दिया था? कणाद ने। अच्छा, ये प्रश्न को बहुत ही घुमाया गया है और ऑप्शन में कणाद न दे करके इनके दे दिया गया है वैशेषिक दर्शन। इनके दर्शन का नाम दे दिया गया है, जैसे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन ऐसे करके दिया है, तो वैशेषिक याद रखिएगा, कणाद। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आइए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, जिसमें एक आता है आपको भारी जल, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, है ना। ये ड्यूटेरियम जो होता है वो भारी जल होता है, तो आपको याद रखना है। और भारी जल आप D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना, सी नहीं है, याद रखिएगा। आइए, इनमें से कौन कृमि जनित रोग नहीं है? तो पायरिया जो है वो कृमि जनित रोग नहीं है। हाँ, तो बस इतने ही प्रश्न थे। 25 प्रश्न था बिहार पुलिस साइंस के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सारे प्रश्नों को देखिएगा अच्छे से, नोट अगर कहीं कर पाए तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब चीजों को आप नोट करते हैं तो वो ज्यादा समय तक आपको याद रखता है। वीडियो देखते समय तो आपको लगा कि मुझे तो सब याद है, बट बाद में आप इसको भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।